आप देख रहे हैं एजेंडा, बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। उनके एक बयान पर राजनीति हावी हो गई है और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी हमें मिल रही हैं। 5 खास मेहमान हैं मेरे साथ। हैं अख्तर उल वासी साहब, जाने माने शिक्षाविद, वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी है मेरे साथ, बीजेपी की ओर से आसिफा खान है, मुफ्ती मुकर्रम हैं और मौलाना बरकती हैं। और मौलाना बरकती, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ब्रेक में जाने से पहले जो बात मैंने टीज की थी कि क्या मजहब की सियासी दुकानदारी अब फिर से हावी होती दिख रही है? जहां देश में बातें होने लगी थी विकास की, जीडीपी की, पानी की, बिजली की, सड़क की, अब बात होने लगी है फिर से धर्म की, मजहब की। मजहब तो इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। और सियासत के अंदर जो है मजहब दाखिल है यहाँ, क्योंकि आप ये देखिए कि जो भी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे हिंदू परिषद हो, विश्व हिंदू हो, बजरंग दल हो, या वो कांग्रेस हो, कांग्रेस भी मजहबी लोगों का इसका इस्तेमाल करती है, उनके पास भी एक जमात है। तो मजहब का इस्तेमाल तो है। सबसे बड़ी बात जो इस वक्त मामला हो रहा है नरेंद्र मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी का मसला ये कि आप गुजरात की पहचान जब भी हिंदुस्तान में कहीं पूछे, मैं भी बाहर गया सऊदी वगैरह, तो कहा लोगों ने कि गुजरात की पहचान तो यह है कि मुसलमानों का कत्लेआम कराया। तो बताइए, ऐसा शख्स हिंदुस्तान में आज मौजूद है कि वो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए? ये तो मुल्क की सबसे बड़ी तौहीन होगी। आप ये कहिए। पर मौलाना बरकती, माफी चाहूंगा बीच में टोक रहा हूं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं गुजरात में ही दंगे हुए हैं इस देश में पहले कहीं दंगे नहीं हुए? चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, क्या वहां पर दंगे नहीं हुए? कांग्रेस भी है। नहीं, मैं मान रहा हूँ कांग्रेस तो भाई आज हो सकता है कि मोदी को खड़ा किया गया हो कांग्रेस अपना इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया पूरे हिंदुस्तान में। जाहिर बात है मोदी को खड़ा किया गया ताकि मुसलमान डर के मारे कांग्रेस की तरफ आ जाएं। ये भी हो सकता है, ये भी एक पॉलिसी है। मैं तो कह रहा हूं कि यहाँ सिर्फ ऐसी गंदी सियासत हो रही है जिसको बयान नहीं किया जा। आज मोदी का नाम क्यों आया? और कांग्रेस, अब मुसलमान घबराएंगे, डरेंगे कि अरे भाई मैं इसको क्यों दूं, बीजेपी को नहीं दूंगा, कांग्रेस को दूंगा। तो कांग्रेस ने ये खेल खेला होगा, इसमें खेला होगा। आप कह रहे हैं मौलाना बरकती, इसी देश में 84 में सिख विरोधी दंगे हुए, 3000 सिखों का कत्लेआम हुआ। फांसी क्यों नहीं फांसी होती? संदीप जी ये बताइए, आईन इनके सामने क्यों खामोश हो गई? सीबीआई की रिपोर्ट है कि ये कातिल है, अंदरूनी तमाम आईबी रिपोर्ट मिल रही है, सिर्फ कानूनी अड़चन है, ये सब जेल जाएंगे। सीबीआई की रिपोर्ट नहीं है, सीबीआई की रिपोर्ट नहीं है मौलाना बरकती। सीबीआई की पहली चार्जशीट दाखिल हुई है, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है। नहीं, कटवाया गया नाम को, शायद आपको मालूम नहीं संदीप जी, प्रेशर डालकर कटवाया गया है सर। सीबीआई के ईमानदार अफसरान ने उसके नाम को पेश किया था, जिसमें हंगामा हुआ था। आपको मालूम नहीं? ये बातें आप सिर्फ कयासबाजी कर रहे हैं। मैं शाहिद सिद्दीकी साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर 84 के सिख विरोधी दंगों की हम बात करें, 3000 सिख वहां मारे गए थे, वहां पर भी माफी 21 साल बाद आती है। 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माफी मांगी, गांधी परिवार ने आज तक माफी नहीं मांगी। यहां अलग अलग पैमाने भी तय होने लगते हैं। संदीप जी ये गलत है। खुद राजीव गांधी जी गए थे, मैं उसका गवाह हूं, मैं मौजूद था। वो गए थे अमृतसर और लोंगवाल साहब से उन्होंने समझौता किया था, वहां जाके माफी मांगी थी। खुद वो गए थे, हरमंदिर साहब में गए थे, वहां जाके माफी मांगी थी राजीव गांधी जी ने, और उसी के बाद राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था। तो इसलिए ये गलत है। उसके बाद सोनिया जी ने भी माफी मांगी थी। ये तो जब पहला सिख देश का प्रधानमंत्री बना है तो उससे कहा गया कि आप सिख प्रधानमंत्री बन गए, आप माफी मांगिए, तो उन्होंने फिर माफी मांगी थी। और उस पहले भी कमीशन बैठा था, फिर बाद में नानावती कमीशन मनमोहन सिंह के जमाने में बैठा। कितने कमीशन बैठे थे वो पूरी फहरिस्त आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मुझे एक बात कहने दीजिए इसमें कि देखिए, ये सारी बातें तो जज्बाती बातें करने से कोई फायदा नहीं है। बुनियादी बात यह है कि इस देश में हमें यह फैसला करना है कि ये देश में रूल ऑफ लॉ होगा या इस देश में रूल ऑफ इमोशंस और जंगल होगा। तो अगर रूल ऑफ लॉ तो ये कहता है कि अभी नरेंद्र मोदी किसी बात के दोषी नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ है, ये अदालतों का अभी तक का फैसला है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कब कह रहा हूं कि उन्हें फांसी पर लटका दीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं सजा दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में रूल ऑफ लॉ होगा, तो इस देश में चाहे इशरत जहां हो, चाहे सोहराबुद्दीन हो, अगर आप उसे मारेंगे इस तरह से, चाहे वो आतंकवादी है कि नहीं है, ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि अगर वो मारा जाएगा सिर्फ इसलिए
तो ये तो फिर इस देश में रूल ऑफ लॉ नहीं हो सकता। फिर तालिबान के पाकिस्तान में और महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के और सरदार पटेल मौलाना आजाद के हिंदुस्तान में कोई अंतर नहीं रह जाता। चलिए, मैं आपकी बात समझ गया। आसिफा, यहाँ पर एक आम राय ये है कि मोदी प्रधानमंत्री बने या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस देश का मुसलमान जो है वो ये देखना चाहता है, मुसलमान नहीं, इस देश का हर सेकुलर इंडियन ये देखना चाहता है कि ये देश सेकुलर रहे, इस देश में रूल ऑफ लॉ हो, इस देश में जस्टिस सिस्टम हो, सबको बराबर का इंसाफ मिले, बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिले। जी, मैं समझ गया शायद भाई, मैं समझ गया। आसिफा, नरेंद्र मोदी को माफी मांगने में क्या दिक्कत है, क्या गुरेज है? नहीं होता, हम डरते नहीं है मोदी के प्रधानमंत्री बनने से, मुसलमान इस देश का नहीं डरता बिल्कुल। संदीप जी, गलत लोग अगर इस डिबेट का डेकोरम मेंटेन होगा तो मुझे बोलने में भी सहूलियत होगी। जी, आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी को माफी मांगने में गुरेज क्या है? मेंटेन होगा तो बोलने में, बातचीत करने में, मुझे जवाब देने में भी सहूलियत होगी। रही बात इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कि विलन है, ये है, तो अगर मुफ्ती साहब मदरसों के, डाबेल मदरसा जो है गुजरात में बहुत पुराना है, देवबंद से भी पुराना है, वहां के मुफ्ती साहब जाकर के सीएम साहब से मिलते हैं यहाँ, और नहीं, ये बातें हो गई आसिफा, ये बातें हो गई, ये चुनावी रैलियों के लिए हो जाएगा। मेरा सवाल सीधा है, नरेंद्र मोदी को माफी मांगने से क्या गुरेज है? नरेंद्र मोदी को माफी मांगने से क्या गुरेज? जब तीसरी बार चुनाव जीतकर आए तब उन्होंने माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे हाथों से किसी को दुख पहुंचा है तो उसके लिए मुझे खेद है, और अगर 2002 को ही मुद्दा बनाना है, माफी नहीं मांगी थी शाहिद सिद्दीकी, आप बीच में मत बोलिए। अगर 2002 को ही मुद्दा मंगवाना है, मुझे फांसी पे लटका दो, माफी का सवाल नहीं है। अगर मैं मुझे बिल्कुल कहा है उन्होंने, बिल्कुल कहा है कि अगर मेरे हाथों से कोई गलत काम हुआ है तो मुझे उसका खेद है, ये चीज उन्होंने बताई है। अब आप एक ओछी राजनीति करना चाहते हैं नहीं, तो बात घुमा फिराकर कहने का क्या मतलब? सीधे सीधे कहने में दिक्कत क्या है? गुजरात में पिछले 40 सालों में जब कांग्रेस की सरकारें थी, 11,000 दंगे हुए हैं। मुंबई में 1993 में दंगे हुए, 92 में हुए, मालियाना में हुए। आप बताइए किसी सीएम पर आपने माफी मांगी? आपको नाम भी पता है कि भागलपुर में जब राइट्स हुए तो वहां के सीएम का नाम क्या था? आपको पता है महाराष्ट्र में हुए तो नाम क्या था उनका? यहाँ सुरक्षा दी है, टेरर फ्री एटमॉस्फेयर दिया है गुजरात में मुसलमानों को, और आज मुसलमान औरतें, मुसलमान भाई एक इलाके से दूसरे इलाके में बेखौफ होकर जा सकते हैं। पहले मुसलमान कांग्रेस के राज में एक इलाके से दूसरे इलाके जा नहीं सकते थे। आज एक अच्छा माहौल दिया है तो गुजरात के बाहर बैठे लोगों को तकलीफ हो रही है। फेयर पॉइंट आसिफा। अख्तर उल वासी साहब, जो आसिफा कह रही हैं कि चाहे महाराष्ट्र की बात हो, मलियाना की बात हो, बिहार की बात हो, वहां पर अगर दंगे होते हैं तो इस तरह से माफी मांगो का नारा बुलंद नहीं होता। नरेंद्र मोदी को स्पेसिफिकली खास तौर पर टारगेट क्यों बनाया जाता है? देखिए, एक बात आप सुनिए। पहली बात तो ये समझिए कि एक बुराई दूसरी बुराई को जस्टिफाई नहीं करती है, नंबर एक। नंबर दो, इन्हें मालूम होना चाहिए। अब आप मेरी बात सुनिए, मैं जैसे मैंने खामोशी से बात सुनी, एक बात आप सुनिए। मेरठ और मलियाना के बाद कांग्रेस आज तक उत्तर प्रदेश में लौट के नहीं आई, भागलपुर में आज तक लौट के नहीं आई। जो कुछ कांग्रेस ने बंगाल में किया, आज तक वो सत्ता का मुंह नहीं देख पाई है, हम सब जानते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि जहां पर जिसने कसूर किया है उसको जनता जनार्दन ने बराबर से सजा दी है। और मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात है वो इस बात को याद रखिए कि इस खुदा के लिए आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये मुसलमानों का मसला नहीं है जिसको इतनी देर से उछाला जा रहा है। जो 84 के दंगे हो और उनके क्या में जो लोग के मारे गए बेकसूर, और जो 2002 में मारे गए, वो न हिंदू थे, न मुसलमान थे, न वो सिख थे, न वो ईसाई थे, वो हिंदुस्तानी थे। हमें हिंदुस्तानियों का मातम करना चाहिए, और जो कातिल है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जो कातिल है उन्हें कह रहे हैं, इसको खुदा के लिए हिंदू और मुसलमान का नहीं, हिंदुस्तान का विषय बनाइए। बिल्कुल हिंदुस्तान का विषय बनाना होगा। आखिरी सवाल नहीं, और इस देश के अंदर राष्ट्रीयता जो है वो हिंदू और मुसलमान के आधार पे नहीं, बल्कि भारत माता के नाम पर तय होनी चाहिए।
आखिरी सवाल शाहिद सिद्दीकी साहब, आपने बहुतेरे चुनाव देखे हैं, कवर किए हैं, चुनाव खुद लड़े भी हैं। सबसे बड़ा खतरा इस पूरी चर्चा में और जिस तरह से बहस अब हो रही है हर स्टूडियोज में, हर गली नुक्कड़ पर, जिस देश को एक राह पर जाना था, विकास की राह पर, क्या हम फिर से उन्हीं फिरका परस्त ताकतों के उन खेलों के बीच में तो नहीं फंस जाएंगे? क्या 2014 के चुनाव के लिए एक बड़ा खतरा ये मुंह बाए सामने खड़ा है? देखिए, सवाल 2014 के चुनाव का नहीं है संदीप जी। सवाल यह है कि हिंदुस्तान जिस विकास के रास्ते पे जा रहा था और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की तरफ अग्रसर था, आज उसमें रुकावट आ गई है। आज हमारे कदम पीछे हट रहे हैं, आज हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। और अगर ये राजनीति होगी, अगर धर्म की बुनियाद पर राजनीति होगी, अगर सांप्रदायिकता की राजनीति होगी, अगर बिखराव की राजनीति होगी, अगर तोड़ने की राजनीति होगी, अगर पोलराइज करने की राजनीति होगी, तो फिर ये देश जो है नुकसान मुसलमान का नहीं होगा, हिंदू का नहीं होगा, इस देश का नुकसान होगा, भारत का नुकसान होगा। गुजरात के विकास की बात करते हैं, हिंदुस्तान का विकास पीछे ले जाएंगे। ये गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी। और ये शायद हमारे दर्शकों को भी ये ध्यान देना होगा। शिकायत नहीं कर सकते कि कांग्रेस इन मुद्दों को उछाल रही है। कांग्रेस तो उछालेगी, विरोधी है, लेकिन शाहिद भाई आप क्यों मौका दे रहे हैं? आप क्यों इन मुद्दों को ला रहे हैं? इन मुद्दों को पीछे ले जाइए। इस देश का आदमी आज वोट देना चाहता है विकास के सवाल पे, आज महंगाई के सवाल पे वोट देना चाहता है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान हो। हिंदू मुसलमान को एक कर दीजिए तो फिर देखिए क्या होता है। और मुझे बड़ा खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये अगर मामले बढ़ेंगे, दंगे होंगे बड़े पैमाने पर, तो ये देश का बहुत भारी नुकसान होगा। हमें विकास पर तवज्जो देनी होगी, विकास पर ही तरजीह देनी होगी। शाहिद सिद्दीकी साहब, आसिफा खान, मौलाना बरकती, मुफ्ती मुकर्रम और अख्तर उल वासी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है, ये चर्चा हम और आगे बढ़ा सकते थे। और आपको बता दें कि IBNखबर.com पर हमने अपने दर्शकों से सवाल पूछा था कि क्या मोदी के ताजा बयान से मुसलमान उनके करीब आएंगे, और इस सवाल के जवाब में क्या है आपकी राय, क्या है देश का मिजाज? ब्रेक के बाद।